अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रशियन रेवोल्यूशन। ये IR पेपर 2 उसका लेक्चर है और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो देखने के बाद फिर हम इसकी काजेज देखेंगे और फिर उसके बाद इसके हम इम्पैक्ट्स देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्या था। रशिया जो था वो अगर देखा जाए तो 1904 से ऑनवर्ड जंगों में काफी इन्वॉल्व था। इसने रूसो जापानीज वार लड़ी जो कि बहुत कॉस्टली वार थी। ठीक है। उसके अलावा इसने जो फिर 1914 के अंदर इसने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये जो मिलिट्री एडवेंचर्स थे ये भी काफी इश्यूज थे। लेकिन हम रशिया की जो अंदरूनी सिचुएशन है वो देखते हैं। 1.1% जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो रूलिंग 85% क्लास ऑफ द पीजेंट्स। ये वही सीन था जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस 1% रिपब्लिक। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ जो 1% लोग हैं वो 99% को रूल करते हैं। अगर आप देखें तो आपके इस टाइम जो रूलर हैं वो या ब्यूरोक्रेट, सॉरी, या पीर हैं, वडेरे हैं, या उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है। बस यही दो तीन खानदान हैं जो कि बहुत ज्यादा रूल कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर। दो से तीन गिनी चुनी पार्टियां हैं और वही तकरीबन पिछले 70 साल से वो बार बार एक दूसरे को नीचे दिखा के आ जा रही हैं। तो सेम जो कंडीशन थी ना वो उस टाइम रशिया के अंदर थी। रशिया वॉज एग्रो इकोनॉमी जिस तरह हम हैं इस टाइम। सिमिलरली मिलिट्री एडवेंचर्स फर्दर एडेड इंसल्ट टू इंजरी। उसके बाद जी नो मनी फॉर फार्मर्स, नो मनी फॉर वेपन्स। उसके अलावा नो पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट वाज अ न्यू नॉर्मल। मतलब कि ये उस टाइम रशिया के हालात थे। जब भी कोई इस तरह की कंडीशन, हमेशा ये याद रखें, जब भी रेवोल्यूशन आता है तो रेवोल्यूशन के बैकएंड के ऊपर बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक जो कि बनते हैं, मतलब कि उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि वो रेवोल्यूशन आ जाता है। अब इसकी अगर हम कॉजेज देखें तो इकोनॉमिक कॉजेज क्या आती हैं। हम मैंने इसको वो जिस तरह मेरा ऑलरेडी होता है प्लान कि मैं चीज़ों को डिवाइड करता हूँ, इसी तरह मैंने इसको भी किए हुए हैं। इसकी हम कॉजेज जो देखेंगे वो इकोनॉमिक देखेंगे, फिर हम पॉलिटिकल कॉजेज देखेंगे, फिर हम सोशल कॉजेज देखेंगे और फिर हम देखेंगे मिलिट्री की कॉजेज। ठीक है। फिर हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे और फर्दर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जी पेजेंट्स जो थे, फार्मर्स, वो चाहते थे फर्टाइल लैंड्स। लेकिन जो प्लेंटी ऑफ जो लीडर्स थे वो किसी और चीज़ों में, वो अयाश था, सीजर था या शायद, या उसको जार कहते हैं, जार कहते हैं उसे। वो जो था वो अयाश इंसान था और वो सिर्फ अयाशी में ही मसरूफ थे। मतलब कि उनको बैकिंग थी वेस्टर्न पावर्स की। तो उस टाइम क्या कर रहे थे कि वो अपनी जो अयाशियों में मगन थे, लेकिन जो अवाम थी आम, वो काफी जलील हो रही थी। सिमिलरली उनको जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। करेंसी करेंसी पे करेंसी वो प्रिंट तो करते जा रहे थे, लेकिन जो अवाम थी वो रुल रही थी। उसके बाद फर्दर जी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो याशी कर रहे थे जो उनके रूलर्स थे। रिच पुअर गैप जो था वो 90% था। 90% पुअर कुड नॉट फीड देमसेल्व्स। ये जो गैप था ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा था। और जब जब रिच और पुअर के दरमियान गैप हुआ है, इट हैज बिकम वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड एवरी रेवोल्यूशन। आप अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन को भी देख लें तो बैकएंड के अंदर एक चीज ये भी आती है कि वो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी के लिहाज से ना वो रिच एंड पुअर का गैप था, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं और ऐसी क्या रीजन है। तो और वो अल्टीमेट रीजन बनी बिहाइंड द रेवोल्यूशन। फर्दर अगर देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। उन्होंने जो जार था उसने अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी, सीक्रेट पुलिस थी, ओक्राना, जो कि क्या करती थी, जो अपोज करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, जो कि जिस तरह आप क्रिटिसिज्म करते हैं उनको वो उठा लेते थे, मारते थे। सिमिलरली जो रशियन ऑटोक्रेसी थी वो दैट वाज सपोर्टेड बाय चर्च। वही रिलीजन का इस्तेमाल जिस तरह मुसोलिनी और हिटलर ने किया था ये भी कर रहे थे। उसके बाद देखें तो फेलियर ऑफ डोमा, जिस तरह आजकल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पार्लियामेंट जो थी, डोमा कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ द रशिया,
वो जो पार्लियामेंट थी वो काम नहीं कर रही थी अपना। ठीक है, उसके बाद जी मिलिट्री एडवेंचर्स ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैड गवर्नेंस, डिड नॉट अप्रूव लैंड रिफॉर्म्स, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि पेजेंट्स जो चाहते थे वो लैंड रिफॉर्म चाहते थे, और इट वाज द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दैट वाज बिहाइंड द जो लैंड रिफॉर्म्स वो डिले हो रही थी। उसके बाद ये ब्लडी संडे, समझो इवेंट्स होते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जालियांवाला मैसेकर है, और इसी तरह ये जो ब्लडी संडे था ये रशिया की हिस्ट्री में था। प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ लोग और उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। ठीक है, थाउजेंड्स वर किल्ड इन दैट ऑन दैट डे। उसके बाद ये फॉरेन इंटरवेंशन, यूएस, ब्रिटिश, जापान एंड फ्रांस, ये सारे क्या कर रहे थे, जार को सपोर्ट कर रहे थे। यूएस से यूएस से रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन अंटिल 1933। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे जी, उकराना एक पहले जो सीक्रेट पुलिस थी, उसके अलावा उनकी जो रिलीजन बैक कर रहा था, उसके अलावा जो उनकी पार्लियामेंट थी वो काम नहीं कर रही थी, मिलिट्री एडवेंचर्स थे, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो रही थी। ठीक है, ब्लडी संडे ये बहुत बड़ा था, और बैकिंग भी थी, फॉरेन इंटरवेंशन भी थी। ठीक है, ये थे पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब अगर हम सोशल फैक्टर्स को देखें तो डिसकंटेंट इन ऑल क्लासेस, ये सारा कुछ जब ये पिछली हमने जो रीजंस पढ़ी हैं उनकी वजह से जितनी भी क्लासेस थी इन रशिया, वो सारी वो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही थी। रैपिड बट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम थी, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ये हमारे थे सोशल फैक्टर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री फैक्टर्स को देखें तो मिलिट्री के पास जो इक्विपमेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, पैसे उनके पास थे नहीं, जिस तरह आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा थी। ह्यूमिलिएटिंग डिफीट बाय जापान 1905 में जब उनकी जंग हुई है, तो यहाँ पर ये हार गए थे, एंड मंचूरिया एंड कोरिया के अंदर। उसके बाद ये वर्ल्ड वार वन के अंदर वो हुए, और वो भी 1917 के अंदर शायद इन्होंने हार मान ली थी और ये निकल आए थे जंग से। उसके बाद जी मैन्युफैक्चरर्स अनएबल टू फीड द मिलिट्री एंड द सिविलियंस। अब क्या हुआ जी, अब रेवोल्यूशन अल्टीमेटली किस तरह आया है, इसके अंदर ना अब दो चीजें हैं यहाँ पर। ये दो थे, एक थे यहाँ पर ना दो ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, एक थे मिन्शेविक्स और दूसरे होते हैं बुल्शेविक्स। इनको जो रूल कर रहा था वो था लेनिन, और ये था मार्टोव, इधर जो मिन्शेविक्स का था। अब ये चाहते थे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफॉर्म्स हो, जबकि जो बोल्शेविक्स थे वो कहते थे नहीं, इमीडिएट रेवोल्यूशन होना चाहिए। ये कहते थे कि सोशल स्टेट हो अंडर जार, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, जार को रिमूव करो और एक सोशल स्टेट जो है वो बननी चाहिए। ये जो लिनन था ये सेल्फ एक्साइल पे था, ये वापस आया और इसने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। ठीक है, और ये जो था ये मार्क्स के आइडिया से काफी, मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी उससे काफी ये इम्प्रेस था, इंस्पायर था। तो इसने ये नारा लगाया, और उसके साथ ही ना इसने जो वहाँ की आर्मी थी, आर्मी को इसने ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करवा दिए थे। जब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए तो जार ने आर्मी को कहा कि आप जाओ और इन जो प्रोटेस्ट हैं इनको सप्रेस करो। लेकिन जब आर्मी आई तो वो भी इनके साथ मिल गई, और इन्होंने मिलके जो जार था उसको मार दिया, उसको रिमूव कर दिया, और बाद में शायद इसको मार भी दिया था। और इन्होंने तकरीबन अक्टूबर 1917 के अंदर जो डोमा थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अगले 2 से 3 साल सिविल वार चली इन दोनों के दरमियान, और 1921 के अंदर जो बुल्शेविक्स थे ये जीत गए, और इन्होंने अपने मुल्क का नाम रखा यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जिसको आप सोवियत यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, ये था रेवोल्यूशन। अब इसका जो इम्पैक्ट था वो ज्यादातर हुआ यूरोप के अंदर, तो मैंने इसके जो इम्पैक्ट्स है ना वो ओवरऑल यूरोप के ऊपर ही किस तरह हुए वो लिखे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया जी, ये जो रशियन रेवोल्यूशन था उसने पॉलिटिकल ऑर्डर जो था यूरोप का उसको चेंज कर दिया। कैसे जी, वर्ल्ड वॉर वन ऑलरेडी डिस्टेबलाइज द यूरोप। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन फॉलोड, 3 और more एम्पायर्स वर abolished, जिस तरह आसियन, हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, तीन जो एम्पायर्स थी वो collapse हो गई। सिमिलरली जी इमरजेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, वो जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बात की थी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, वो जो कोल्ड वार का इरा था वो बेसिकली
यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो दो आइडियोलॉजीज की जंग थी ये फर्दर बन जाके कोल्ड वार को इनिशिएट करती हैं। ठीक है, फर्दर अगर देखें जी तो रशियन रेवोल्यूशन चैलेंज्ड न्यू कॉलोनियलिज्म। वो जो एक था पहले एक रूल चल रहा था कि जो मेजर एम्पायर्स थी या जो मेजर स्टेट्स थी वो आती थी कब्जा करती थी और वहां पर रूल करती थी। इसको इन्होंने चैलेंज किया। इंपीरियलिज्म और जो नेशनल ऑपरेशन था इसको इन्होंने काफी चैलेंज किया। नंबर ऑफ मल्टीनेशनल स्टेट्स स्पेशली यूरोप मल्टी जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो काफी इमर्ज हुई। इंडिया चाइना वियतनाम के अंदर भी हुई, ये यूरोप के अंदर भी हुई, जिस तरह जर्मनी के अंदर हो गई, फ्रांस, स्पेन एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन इटली। ऑल्दो नन ऑफ देम सक्सीडेड टू स्टेज द रेवोल्यूशन, लेकिन उन्होंने एक टफ टाइम लाजमी दिया। चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेड बाय माओ was the brainchild of रशियन रेवोल्यूशन। ये जो वो उधर तो यूरोप के अंदर थे ना, लेकिन जो साउथ एशिया के अंदर या एशिया के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि चाइना के अंदर भी फर्दर माओ अंडर माओ रेवोल्यूशन आया और वो भी एक कम्युनिस्ट स्टेट बनी। तो ये था हमारा रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब अगेन अगर इसकी मैं समराइज करूं तो रशियन रेवोल्यूशन क्या था कि देर वर मल्टीपल फैक्टर्स इन 1904 से 1917, जिसमें इकोनॉमिक भी थे, जिसमें पॉलिटिकल भी थे, जिसमें मिलिट्री के भी थे, जिसमें सोशल भी थे, जिनकी वजह से जो अवाम थी वो अपने लीडर के खिलाफ उठ खड़ी हुई और फिर उन्होंने मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन ले आए। इस रेवोल्यूशन को लेके आने वाला लीनिन था और वो मार्क्स के फलसफे ऑफ कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया और उसने मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, मतलब कि रेवोल्यूशन आ गया। अब रेवोल्यूशन के बाद 3 साल 1917 से 1921 ये वो सिविल वार चली। उसके बाद ये जो लीनिन था ये पावर में आ गया। अब उसके बाद फर्दर क्या होता है जी, इसके अगर इम्पैक्ट्स देखें तो उन्होंने दुनिया के अंदर तीन जो मेजर एम्पायर्स थी उनको एबॉलिश किया। उसके अलावा अगर फॉर देखें तो जो कोल्ड वार का ब्रेन चाइल्ड यहीं से स्टार्ट हुआ, चाइना के अंदर रेवोल्यूशन यहीं से इसी से इंस्पायर था। उसके अलावा मल्टीपल जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो मुख्तलिफ नेशंस के अंदर जो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इमर्ज हुई। ठीक है, तो ये था जी हमारा रशियन रेवोल्यूशन। इसके साथ ही आज का ये जो लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। और अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको ये अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो विदित जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।